हमारे ही प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब ने आईएमएफ के हवाले से कुछ कहा था। ये छोटा सा क्लिप है, जरा ये आप सुने, फिर इसके ऊपर भी मैं आपका रिस्पांस चाहूंगा। देखिए जी, एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों से और पॉलिसी मेकरों से ज्यादा आईएमएफ इस अवाम से मुखलस है। मैं ईमानदारी के साथ ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लेकिन मैंने जो देखा है कि वो फिर कोई प्रो अवाम मनसूबे बनाती है, ये तो अशराफिया की प्रो बनती है, क्योंकि हर अशराफिया के नुमाइंदे कैबिनेट में होते हैं और पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, और वो अपने कोलीग्स को, अपने जो उनका होता है रूलिंग क्लब को डिफेंड करने पर। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना वो ये कह रहे हैं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि आईएमएफ तो ऐसे मंसूबों की बात करती है जो प्रो अवाम हो, लेकिन हमारी अशराफिया या जो हुक्मरान तबका है वो फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करते हैं कि जहां पे अवाम का नुकसान होता है। वुड यू एग्री विद दिस सर? आई थिंक वो सर्टेन एक्सटेंट वो सही कह रहे हैं। उसकी जो बैकग्राउंड है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्राइसिस की जो जड़ है, हमारे जो क्राइसिस की जड़ है, वो एक जो मैं उसका लेना नहीं चाह रहा था नाम, कि ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है सर। वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत का जो निज़ाम है उसको चलाने के लिए जो पैसा दरकार है, वो हम उसमें मालियाती खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जो खसारा है वो कर्ज़ों से हम लेके पूरा करते हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि अब हमें कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, और अगर हम कर्जे लेंगे तो रुपया और गिर जाएगा, हमारी जो इकॉनमी है वो और नीचे गिरेगी। तो ये समझने की बात है कि हुकूमत जो है उसका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो अब फाइनेंस नहीं हो सकता ये पीरियड। अब आपको क्या कहती है? आईएमएफ कहती है कि जी आप इस खसारे को पूरा करें अपनी रेवेन्यू से, लेकिन हम जो है वो रेवेन्यूज अगर हम कलेक्ट करेंगे, हमारी इकॉनमी आगे ही डूबी हुई है, अगर ये खसारे को लेट से इस वक्त 8% को हम 4% पे ले आते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए टैक्सेस के जरिए अगर हम करेंगे तो तकरीबन 4% टैक्सेस हमें और बढ़ाने पड़ेंगे, 4% ऑफ जीडीपी, ठीक है, और वो हम करेंगे तो हमारी इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें अब जान ही नहीं है। ये अब इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा सर, इसमें एक सोल्यूशन जो आजकल सर एक सोल्यूशन पेश किया जा रहा है डॉक्टर साहब, एक सोल्यूशन जो पेश किया जा रहा है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है, कई अरब डॉलर आ जाते हैं, लेट्स से 30 अरब डॉलर आ जाते हैं, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो आम शहरी है, उस तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? देखिए, उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ख़तरनाक है। क्योंकि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे आईपीपी से इन्वेस्टमेंट ली, और वो हमारे गले में फंसी हुई है, और इतनी बुरी फंसी हुई है कि पूरा मुल्क कंगाल हो गया है उस आईपीपी से। तो कहते तो यही थे ना कि ये आईपीपी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। दूसरा, आप देख लें कि सीपैक में हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, और सीपैक के भी जो हमने कारखाने बिजली के लगाए हैं वो भी हमारे गले में फंसे हुए हैं, उसकी तो कीमत ही हम अदा नहीं कर पा रहे, कैपेसिटी पेमेंट्स उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रही हैं। तो ये अब ये सोल्यूशन उस तरह से नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमें नंबर 1 किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो अपने तौर पे आए, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए जिसको हम इतनी गाजरें खिलाएं कि वो अपना हमारा कबाड़ा हो जाए और फिर वो आ जाए और फिर बाकी हमारे मुल्क को लूट के ले जाए। अच्छा सर, तो इन्वेस्टमेंट भी हमें कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा सर, आपने भी आईपीपीज का जिक्र किया, और जिधर भी महंगाई की बात होती है और बिजली के, जी जी